सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो आइए आज हम लोग एक पाठ पढ़ते हैं। वह पाठ हिंदी विषय का है। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो पाठ है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का पाठ बच्चों एक विशेष प्रकार की शैली में है, वो हिंदी साहित्य की विधा है। अच्छा ये बताइए बच्चों कि आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं बाहर यात्रा में गए हैं, कहीं घूमने? कहाँ कहाँ गए हैं? औरंगाबाद गए हैं। और कहाँ गए हैं? बोध गया गए हैं। सही है। और कहाँ गए? अच्छा, ताराचंडी गए। अच्छा, मुंडेश्वरी गए, सासाराम गए, हाँ, पटना गए। तो ऐसे जगहों पर आप घूमने जाते हैं। तो बच्चों जब वहाँ आप जाते हैं तो आपको वहाँ क्या महसूस होता है? अच्छा लगता है? वहाँ कई चीज़ें आपको देखने का मौका मिलता है। तो जब आप वहाँ से लौटते हैं, घर पर आते हैं, तो आप क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसे कुछ लिखते भी हैं? आप यात्रा किए तो आपको कुछ जो अनुभव प्राप्त हुआ, क्या उसे आप लिखते हैं? अच्छा, तो उसे लिखने का प्रयास करिए। तो जब कहीं आप जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और वहाँ के अनुभव को आप जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं यात्रा वर्णन या यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत, यात्रा वर्णन भी साहित्य की एक विधा है, जिसमें लेखक या लेखिका जिस क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, उस क्षेत्र के विशेषताओं के बारे में, अपने यात्रा अनुभव के बारे में बातचीत करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो वहाँ का जो अनुभव है आप उसे जब लिखते हैं तो उसे यात्रा वृतांत कहते हैं, यात्रा वर्णन कहते हैं। तो आज का जो पाठ है वह यात्रा वर्णन ही है। और यह यात्रा वर्णन बच्चों काफी ऐतिहासिक है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब इस यात्रा वर्णन से इतिहास के तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उस समय की जो राज व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब के बारे में ऐतिहासिक यात्रा वर्णन से जानकारी मिलती है। तो यह जो पाठ है बच्चों, यह ऐतिहासिक यात्रा वर्णन है। और जानते हैं यह किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा है, एक चीनी यात्री थे, एक चीनी यात्री थे, उनका नाम था ह्वेनसांग। क्या नाम था बच्चों? ह्वेनसांग नाम था। वो कहाँ के रहने वाले थे? वह चीन के रहने वाले थे। तो चीन के रहने वाले यात्री को जब भारत की विशेषताओं के बारे में सुनने को मिला, उन्होंने सुना, तो उनकी इच्छा हुई कि हम भारत जाएं और वहाँ भ्रमण करें। बच्चों, ह्वेनसांग जो चीन के प्रसिद्ध यात्री थे, वह बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। वह बौद्ध धर्म के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं,
जो उसे जुड़े हुए बौद्ध ग्रंथ हैं, उनका उन्होंने गहन अध्ययन किया था। काफ़ी विशद अध्ययन किया था और बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथों के बारे में उनकी जानकारी बहुत अच्छी थी। तो वह चाहते थे कि जिस महात्मा बुद्ध के बारे में यह बौद्ध साहित्य में कई घटनाओं का, कई चीज़ों का वर्णन है, हम उस महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली है वहाँ जाएं और वहाँ के अनेक स्थल जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं वहाँ जाएं, उन्हें हम देखें। तो यह वह चाहते थे भारत की यात्रा करना, लेकिन भारत की यात्रा करना चीन से आकर कोई सरल काम नहीं था। ह्वेनसांग को भारत आने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब समझिए कि उस समय की यह बात है जब कोई यातायात के साधन नहीं थे। अब आप समझ सकते हैं कि चीन भारत के उत्तर में है और बीच में हिमालय पर्वत थे। हिमालय पर्वत के क्षेत्र को पार करना और चीन में कठोर शासन था, वहां के शासकों से नजर बचाकर भारत आना ये किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि चीन के शासकों ने भारत की यात्रा पर उस समय पाबंदी लगाई हुई थी। कोई भी साधारण व्यक्ति भारत नहीं आ सकता है, इसके लिए उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी। ह्वेनसांग को कई लोगों ने, उनके प्रिय लोगों ने यह प्रयास किया समझाने का कि आप भारत नहीं जाइए, क्योंकि भारत जाना आपके लिए सही नहीं है। लेकिन वह निश्चय कर चुके थे कि हमें भारत की यात्रा करनी है। तो भारत की यात्रा करने में ह्वेनसांग को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में यह पाठ है। तो बच्चों, ह्वेनसांग का जन्म चीन में हुआ था। चीन में एक स्थान है लुओयंग, वहां इनका जन्म 602 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 फरवरी 664 ईस्वी में हुई थी। और यह भारत कब आए? यह भारत 630 ईस्वी में आए और फिर यहाँ से 614 ईस्वी में वापस चले गए। ह्वेनसांग भारत में 15 वर्ष तक रहे और बच्चों, यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों का उन्होंने भ्रमण किया। यहाँ वह बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया। यह उस समय का जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, वहाँ यह शिक्षा भी ग्रहण किए और अध्यापन कार्य भी किया, वहाँ के शिष्यों को पढ़ाया भी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया जाता था और वहाँ वह अध्ययन भी किए और पढ़ाई भी की। तो बच्चों, यह पाठ इसलिए आपको रखा गया है कि जिस तरह से यात्रा वर्णन का अनुभव आपको कभी होता है तो आप लिखें यात्रा वर्णन कैसा है, यह कैसी विधा है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए यह पाठ आपके बीच रखा गया है। और साथ ही आप ये समझ सकते हैं कि ह्वेनसांग 602 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, यह यहाँ भारत आए और यह
पढ़ाई भी की और पढ़ाई भी और पढ़ाई भी। अब आप समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति 30 साल का है वह भी पढ़ाई करता है। तो बच्चों, पढ़ाई लिखाई का कोई निश्चित उम्र नहीं होता है। जीवन के हर पड़ाव पर, जीवन के हर उम्र में सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई का कार्य जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 14 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल तक ही कोई व्यक्ति पढ़ सकता है। पढ़ने के लिए सारा उम्र पड़ा हुआ है। उम्र के किसी भी क्षण में आप कोई भी बात सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो चीनी यात्री फेन सांग से ये हम लोगों को शिक्षा मिलती है। फेन सांग जब यहाँ आए तो उस समय हर्षवर्धन का राज्यकाल था। यहाँ के शासक हर्षवर्धन था और हर्षवर्धन के शासन काल में यह रहे, कनौज गए और वहाँ हर्षवर्धन के राज व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का, वहाँ के राजनीतिक सरोकारों का, सामाजिक जीवन का, ये सारी चीजों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। तो वह भारत की यात्रा पर उन्होंने किताब भी लिखा। उनकी किताब ऐतिहासिक दृष्टि से, ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देने के मामले में काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग अब पाठ शुरू करते हैं। चीन में आज हम लोग पाठ शुरू करते हैं। चीन में सन 630 के पतझड़ का मौसम था। फेन सांग खुशी में सराबोर होकर सुमेरु पर्वत को देख रहे थे। उन्हें लगा कि देवी पर्वत सुमेरु महान समुद्र के मध्य में से उभरा। सुमेरु पर्वत सोना, चांदी, रत्नों और जवाहरातों का बना हुआ सुंदर एवं विशाल पर्वत लग रहा था। उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा, लेकिन उनके चारों ओर सागर की ऊंची भयंकर लहरों ने उनकी कोशिश नाकामयाब कर दी। उस समय वहां कोई जहाज एवं नौका भी नहीं दिखाई दे रही थी। फेन सांग बिना किसी डर के लहरों को पार करते रहे। ठीक उसी समय उनके पैरों के समीप पाषाण कमल उदित हुआ। जैसे ही वे कमल पर पैर रखते, कमल गायब होकर और दोबारा उनके सामने प्रकट होता। इस तरह वे पाषाण कमल पर पैर रखते हुए उस पवित्र पर्वत तक पहुंच गए, लेकिन वे उसकी चोटी पर न चढ़ सके। जैसे ही उन्होंने साहस बटोरकर कदम आगे बढ़ने की कोशिश की, वैसे ही एक तेज बवंडर ने आकर उन्हें उठाकर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। आनंद से विभोर होकर फेन सांग की नींद खुली। यह फेन सांग स्वप्न देख रहे थे कि वह समुद्र के बीच में जो सुमेरु पर्वत है वहां वह पहुंच चुके हैं। सुमेरु पर्वत का स्वप्न वह अपनी नींद में देख रहे थे। तो सुमेरु पर्वत कहाँ है? पौराणिक ग्रंथों में सुमेरु पर्वत भारत में स्थित है और वह सुमेरु पर्वत समुद्र के मध्य है। तो वह भारत आना चाहते थे और भारत आने में पर विचार कर रहे थे। इसी बीच वह स्वप्न भी देखे कि वह भारत में पहुंच गए हैं और वहाँ का जो प्रसिद्ध सुमेरु पर्वत है उसका वह स्वप्न देखे कि वह स्वप्न में देखे कि वह सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंच चुके हैं। तो इससे उन्हें काफ़ी खुशी हुई, उन्हें इसकी अनुभूति हुई कि हमें भारत की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने इस स्वप्न को एक शगुन माना, एक शुभ मुहूर्त माना कि अब भारत की यात्रा उन्हें अवश्य करनी चाहिए। वह बुद्ध की जन्मभूमि भारत की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। वे उसी समय राजधानी छांगएन से चल पड़े। वे उस समय तक चलते गए जब तक कि लिएंग चाउ ने उन्हें न रोका। उसने फेन सांग से यह प्रार्थना की कि वह कुछ
बौद्ध लेखों की व्याख्या कर दें। कारण यह था कि ह्वेन सांग अपनी विद्वता के लिए विख्यात थे। लिएंग चाओ ने उनसे प्रार्थना किया कि आप चीन छोड़ने के पहले कुछ बौद्ध लेखों की व्याख्या कर दीजिए, चूँकि चीन में अधिकांश मतावलंबी जो थे वह बौद्ध धर्म के थे और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ लेख थे जो उनकी व्याख्या वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि आप चीन छोड़ने के पहले उन लेखों का व्याख्या कर दीजिए। उस जमाने में चीन के कानून के मुताबिक लोगों को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी। कोई चीन को त्याग कर दूसरे देश में नहीं जा सकता था। लेकिन ह्वेन सांग किसी के द्वारा रोके जाने पर न रुकने के लिए दृढ़ संकल्प थे। वह प्रतिज्ञाबद्ध थे, वह शपथ संकल्प ले चुके थे कि वह भारत की यात्रा हर हाल में करेंगे। वे इस नेक काम में मदद मांगने लिएंग चाओ के सबसे अधिक श्रद्धास्पद भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने उत्साह के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ह्वेन सांग के मार्गदर्शन के लिए अपने 2 शिष्यों को भेज दिया। ह्वेन सांग और उनके साथ दो साथी थे, वह दिन में छिपे रहते और रात में यात्रा करते। चूँकि चीन छोड़ने की आज्ञा किसी को नहीं थी, तो दिन को वह नहीं चलते थे, रात में वह चलते थे। बच्चों, अब आप ये समझ सकते हैं कि भारत की यात्रा करना उनके जीवन का मकसद था, जीवन का उद्देश्य था। वह चाहते थे कि वह भारत की यात्रा निश्चित रूप से करें। इसके लिए वह हर संकट, हर मुसीबत को सहने के लिए तैयार थे। तो बच्चों, वह रात में कष्टदायक यात्रा करते थे भारत पहुंचने के लिए। इस तरह से यात्रा करते हुए वह क्वाचौ नामक चीन का एक स्थान है, वहां पहुंचे। यात्रियों और व्यापारियों से भारत जाने के लिए पश्चिमी मार्गों के बारे में पूछा करते थे। वह यात्रियों से, व्यापारियों से पूछते थे कि भाई बताइए, भारत जाने के लिए पश्चिम में कौन सा सरल मार्ग है। क्योंकि भारत आना कोई आसान काम तो था नहीं, सरल मार्ग तो था नहीं। हिमालय का विशाल क्षेत्र था, उसे पार करके भारत आना बहुत ही मुश्किल कार्य था। यात्रियों ने कहा कि यहाँ से 50 ली की दूरी पर उत्तर दिशा में हुलू नदी है। उसके पानी में भंवरें पड़ती हैं और बहाव भी इतना तेज है कि उसे नाव के द्वारा पार नहीं किया जा सकता है। यात्रियों और व्यापारियों ने बताया कि यहाँ से 50 ली, 1 मील में 3 ली होता है। यह दूरी मापक है, चीन का ली मानक है। तो भारत के हिसाब से 1 मील में 3 ली होते हैं। तो कहे कि यहाँ से 50 ली की दूरी पर उत्तर दिशा में हुलू नदी है, लेकिन वह नदी में भंवर पड़ता है, चक्करदार बहाव है रहता है और बहाव भी तेज होता है कि नदी से पार करना मुश्किल है। ह्वेन सांग ने कहा कि तब कैसे पार करते हैं, जरूर कोई रास्ता होगा। तो यात्रियों ने बताया कि जहां वह बहुत उथली है, उथली मतलब कि धार जो है कम है, छिछला है, गहराई कम है, वहां से पार किया जा सकता है। लेकिन यात्रियों के रास्ते में सिर्फ नदी ही रुकावट नहीं है। बताने वाला यह कहकर रुका, कहा कि यात्रा में केवल नदी ही पार करना कोई काम नहीं है, मुसीबत नहीं है, बल्कि वहाँ सिग्नल टावर हैं। सिग्नल टावर का मतलब कि लंबे लंबे खंभे टावर बनाए गए हैं, ऊंची जगह बनाई गई है और वहाँ पर देखने के लिए कि कोई भारत में प्रवेश नहीं करे, चीन की सीमा नहीं छोड़े, इसके लिए निगरानी करने के लिए 5 टावर बनाए गए हैं और उन टावरों पर आदमी का पहरा है, प्रहरी वहाँ रहते हैं। उनकी कड़ी निगरानी से कोई पार नहीं कर सकता है। वह टावर 100 ली की दूरी पर है। इनके और धरती के बीच में कहीं भी न तो पानी मिलता है और न अनाज उगता है। इसके उस पार मो हो यन नामक रेगिस्तान और हामी की सीमाएं हैं। बहुत कष्टदायक यात्रा है, भौगोलिक स्थिति बहुत ही कठिन है।
बहुत ही बिहड़ है, इनको पार करना कोई साधारण काम नहीं है। लेकिन फेनशांग का हौसला कम थोड़े था। फेनशांग अपना हौसला बनाए हुए थे। वह लगातार 1 महीने की यात्रा किए, जीवन यापन के तरीकों पर विचार करते रहे और उस परेशानी में वह जानकारी प्राप्त करने के लिए वह काफ़ी परिश्रम किए। और जब लिएंग चाओ के जासूसों ने गवर्नर से फेनसांग की योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भिक्षु को चीन के बाहर जाने से रोका जाए, उस समय लिएंग चाओ जो थे उनके जासूस से पता लगा लिए कि फेनसांग बाहर चीन से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जासूसों ने कि फेनसांग को चीन से बाहर नहीं जाने दिया जाए। हो सकता है कि चीन की कुछ गोपनीय बातें वह भारत में जाके भारत के शासकों को बताएं। बुद्ध के देश जाने वाले रास्ते के बारे में जानकारों ने फेनसांग को चेतावनी दी कि पश्चिमी के जो रास्ते हैं वह मुश्किल और खतरनाक हैं। कभी रेत के तूफान रास्ता रोक देते हैं और दूसरी ओर नर पिशाचों तथा लू लपट से भरी आंधी तूफानों का भी खतरा है। फेनसांग को बताया गया कि कहीं कहीं नर पिशाच मिलते हैं जो आदमी को काट कर खाते हैं, कहीं आंधी मिलता है, कहीं तूफान मिलता है। लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ, वह पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने शपथ ली कि जब तक मैं बुद्ध के देश नहीं पहुंच पाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। भारत के प्रति उनका इतना लगाव था कि वह हर मुसीबत, हर संकट को झेल करके वह भारत पहुंचना चाहते थे। वह कहते थे कि ऐसा करने से यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ थे, संकल्पित थे कि उन्हें भारत की यात्रा करनी ही करनी है। इस प्रकार फेनसांग बुद्ध के देश यानी कि भारत पहुंचे। फेनसांग 8-9 दिनों तक बोधगया में ठहरे। बोधगया में कितने दिन तक ठहरे? 8-9 दिन तक वह बोधगया में ठहरे। वहाँ के बारे में भी वह उन्होंने लिखा है अपने यात्रा वर्णन में कि उस समय गया के पास लगभग 1000 ब्राह्मण परिवार रहते थे जिन्हें ऋषियों की संतान माना जाता था। वे राजा की प्रजा में शामिल नहीं थे, लोग इनको पूजनीय मानते थे। अपने यात्रा वर्णन में उन्होंने लिखा है कि बोधगया के समीप हजारों ब्राह्मण रहते थे और वह राजा की प्रजा में शामिल नहीं थे, यानी कि राजा उन पर शासन नहीं करता था क्योंकि वह लोगों के लिए पूजनीय माने जाते थे। वहाँ से वह जब गया में थे तो नालंदा के प्रसिद्ध मठ के भिक्षुओं ने उनकी तीर्थ यात्रा के बारे में सुना और नालंदा जो विश्वविद्यालय था, मठ था, बौद्ध मठ था, वहाँ से 4 भिक्षु फेनसांग को लेने के लिए गया आ गए और उन्होंने प्रार्थना किया, कहा, सूचना दिया कि आप नालंदा चलिए। फेनसांग की तो यही इच्छा थी ही कि वह भारत के ऐसे सभी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थलों को देख लें जो उनके लिए सुखद होगा, उनके लिए ज्ञानदायी होगा। तो वह नालंदा के बारे में जानते थे कि नालंदा में एक विशाल मठ है और वहाँ एक विद्यालय भी है, विश्वविद्यालय है, जहाँ पर बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य की गूढ़ परिचर्चा होती है, ज्ञान दिया जाता है, वहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो वह नालंदा चलने के लिए प्रसन्न हो गए, सहर्ष तैयार हो गए। वह चाहते थे कि नालंदा में पहुंचकर वहाँ एक प्रसिद्ध विद्वान थे शीलभद्र से वह योग शास्त्र पर चर्चा करें। फेनसांग की यह इच्छा थी कि वह नालंदा पहुंचकर शीलभद्र के साथ योग शास्त्र पर चर्चा की जाए। वह नालंदा पहुंच गए। नालंदा के बारे में भी उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है
उन्होंने लिखा है कि नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवार थी। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहां 8 बड़े कक्ष थे। भवन कलात्मक और बुर्जों से सुसज्जित था। वेधशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थीं। वेधशाला का मतलब होता है ग्रह नक्षत्रों, खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी देने वाली प्रयोगशाला। वेधशाला का मतलब क्या हुआ? ग्रह नक्षत्र जैसे जो खगोलीय पिंड हैं उनके जानकारी देने की प्रयोगशाला। तो नालंदा में एक वेधशाला भी थी। तो वेधशाला के बारे में वह लिखते हैं कि वहाँ का वेधशाला सुबह में कुहासे में छिप जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। मतलब काफी ऊंचाई पर वेधशाला बनाया गया था। फेनसांग मठ की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए। जब नालंदा गए और वहाँ उन्होंने मठ की सुंदरता देखी तो बहुत प्रभावित हुए। इन शब्दों में उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने लिखा है अपने यात्रा वर्णन में कि खिड़कियों से झांकने पर दिखाई देता है कि हवा के साथ मिलकर बादल किस प्रकार अटखेलियां करते और नई नई आकृतियां बनाते थे। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थीं। मतलब ये कि नालंदा का जो मठ था वो प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ था। प्राकृतिक दृश्य मनोरम थे जिन्हें देखकर अच्छा लगता था, सुखद अनुभूति होती थी। तो इस प्रकार उन्होंने यह भी लिखा है कि तालाबों के नीचे स्वच्छ पानी पर नील कमल खिलते थे तथा साथ में ही रक्ताभ कनक पुष्प झूमते रहते थे। वहाँ पर एक तालाब था जिसमें स्वच्छ पानी थे और उसमें कमल खिलते थे। वहाँ पर आम्र कुंजों के आम के बौर की भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती रहती थी। वहाँ आम का भी बगीचा था। तो इसका भी वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में किया है। आगे वह लिखते हैं कि बाहरी सभी आंगन में 4 मंजिले कक्ष पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने थे। लाल मुगिया खंभों पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदान बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी हुई थी कि उसमें से हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थीं। इन सभी से वह स्थान अत्यंत रमणीय हो रहा था। वहाँ का राजा पुजारियों का सम्मान करता था तथा लगभग 100 गांवों के लगान को इस संस्थान को धर्मार्थ दिया करता था। बौद्ध मठ जो नालंदा में था उसे राजाश्रय प्राप्त था। राजा के संरक्षण में वह चलता था और राजा अपने 100 गांवों का लगान उसके संरक्षण के लिए, भरण पोषण के लिए देता था। तो बताइए, अगर भेनसांग यात्रा नहीं करते और जहाँ जहाँ गए वहाँ की विशेषताओं के बारे में, वहाँ की क्रियाकलापों के बारे में, गतिविधियों के बारे में नहीं लिखते तो हमारा ज्ञान अधूरा रहता। तो यात्रा वर्णन इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों को, भौगोलिक चीज़ों को, सांस्कृतिक चीज़ों को, इन चीज़ों को लिखा जाए ताकि बाद में भी आने वाली पीढ़ी उनके विशेषताओं से अवगत हो। आगे वह लिखते हैं कि नालंदा में भेनसांग को वृद्ध शीलभद्र से मिलने देने से पूर्व लगभग 20 भिक्षुओं ने विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। भेनसांग ने सभी आदेशों और अनुदेशों को भली प्रकार समझा तथा जब उसे शीलभद्र के सामने ले जाया गया तो उसने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक वृद्ध भिक्षु के चरणों का चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। कैसे किया? जब शीलभद्र के पास भेनसांग गए तो कैसे किए? सबसे पहले तो घुटनों के बल
बैठकर श्रद्धापूर्वक उनके चरणों का चुंबन किया और कहा कि मैं आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। शीलभद्र से प्रार्थना करते हैं ह्वेनसांग कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। इन शब्दों को सुनते ही शीलभद्र की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। शीलभद्र ने कहा कि हमारा और आपके बीच का जो गुरु और शिष्य का संबंध है वह देव निर्धारित है, वह ईश्वर के विधान में है। मैं काफी समय से बीमार था। शीलभद्र बताते हैं ह्वेनसांग को कि वह काफी समय से बीमार थे। मेरी बीमारी इतनी दुखदाई थी कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब एक रात जब मैं सोया हुआ था, मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उनमें से एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का स्वच्छ तथा तीसरे का रजत जैसा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले लूं। शीलभद्र से जो 3 आए थे देव, वह कहे कि आप अभी मृत्यु का वर्ण नहीं कीजिए, आप जीने की इच्छा प्रकट क्यों करूं। उन्होंने कहा कि आप मरने की इच्छा नहीं रखिए, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षु यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, इसलिए तुम उसे भली प्रकार शिक्षित करो। स्वप्न में आए हुए 3 देवताओं ने शीलभद्र को कहा कि अभी आप मृत्यु का वर्ण नहीं करें, क्योंकि चीन से एक बौद्ध भिक्षु आने वाला है और वह आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। आप उसे अच्छी प्रकार शिक्षा दीजिए। इसलिए मैं अभी तक अपने प्राण को रोके हुए हूं। तुम आओ और हम लोग अब शिक्षा आदान प्रदान का ये जो कार्य है वह शीघ्र पूरा करें। तो दोनों भिक्षुओं ने बिना व्यर्थ समय गंवाते हुए तुरंत अध्ययन कार्य शुरू कर दिया। ह्वेनसांग कई वर्षों तक नालंदा में बिताए और इसके बाद वह भारत के और जगहों पर भी यात्रा किया। कहाँ कहाँ यात्रा किया? तो वह कपिल वस्तु गए, वाराणसी गए, नालंदा तो गए ही, वैशाली गए, पटना गए, सारनाथ गए, कुशीनगर गए। जहाँ जो भी क्षेत्र गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ था उन क्षेत्रों का ह्वेनसांग ने यात्रा किया। ह्वेनसांग कुशाग्र बुद्धि के थे, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन का पूरा लाभ उठाया। यहाँ उन्होंने भाषा का पूर्ण अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन भी किया और विद्वत जनों के साथ वार्तालाप कर पूरी जानकारियाँ लीं। उन्होंने बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन किया। ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे, तो उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का भी, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ थे, उनका भी उन्होंने अध्ययन किया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन में नालंदा के योगदान भी लिखा। क्या लिखा? यहाँ के भिक्षु बहुत विद्वान और दक्ष थे। मठ के नियम कठोर थे और सब भिक्षु इनका पालन करने के लिए बाध्य थे। सुबह से शाम तक अध्ययन अध्यापन करते तथा युवा और वृद्ध एक दूसरे की सहायता करते। जो दर्शनार्थी यहाँ शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहता था, द्वारपाल उससे द्वार पर ही कई प्रकार के प्रश्न पूछते। जो लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते वे वापस चले जाते।
प्रवेश से पहले यह आवश्यक था कि हर एक ने नई और पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया हो। नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रवेश लेने आते थे, पढ़ने आते थे, उनको द्वारपाल के ही प्रश्नों का सामना करना पड़ता था। अब बताइए, वहां के द्वारपाल भी कितने विद्वान थे, जो आने वाले विद्यार्थियों का साक्षात्कार करते थे, उनसे प्रश्न पूछते थे। जैसे किसी भी अच्छी परीक्षा में बैठते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी तरह से प्रवेश करने के लिए उन्हें प्रश्न का सामना करना पड़ता था। द्वारपाल ही उनसे कई प्रकार के प्रश्न करते थे, और जब द्वारपाल प्रश्न करते थे और वे उत्तर देने में सफल हो जाते थे, तब फिर जो वहाँ भिक्षु थे उनके द्वारा भी उनका साक्षात्कार लिया जाता था। आज कैसे अच्छे अच्छे संस्थानों में प्रवेश करने के पहले प्रवेश परीक्षा ली जाती है, उसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय में भी उन्हीं शिक्षार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता था जो साक्षात्कार में पास कर जाते थे, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे। तो बच्चों, यह जो पाठ था वह वेन सांग से संबंधित था, जो चीन का प्रसिद्ध यात्री हुआ और भारत की यात्रा किया, और यात्रा के दौरान उन्होंने भारत से जुड़े हुए कई चीज़ों के बारे में अपने यात्रा वर्णन में लिखा है।